ठीक है, स्टार्ट करूं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है अ कंपनी बोरोज ₹10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installments of ₹1,000 each. The number of years by which the debt will be clear is। एक कंपनी है, उसने जो है वो 10,000 रुपये बोरो करे। ये नंबर 0 आज 10,000 रुपये बोरो कर लिए। ठीक है, ये हो गई लोन की अमाउंट। आज 10,000 बोरो कर लिए, ये हो गई लोन की अमाउंट। A company borrows ₹10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installments of ₹1,000 each। और फिर हर साल के आखिर में 1,000 1,000 1,000 इस तरह से किस्तों में ये अमाउंट रीपे हो रहा होगा। A company borrows 10,000, आज लोन लिया 10,000 का, on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installments of ₹1,000 each। The number of years by which the debt will be clear is। यानी कि इसका उधार कब पूरा हो जाएगा, उधार जो है वो कब वापस हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ये ना बोले कि सर 10 साल में वापस हो जाएगा, क्योंकि जब उसने अगर उधार लिया है तो उस पर क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट भी होगा। लिहाजा जब वापसी जो है वो क्या कहते हैं पैसे पे कर रहा होगा तो हजार हजार वाली 10 किस्तें नहीं होंगी, बल्कि उससे ज्यादा होंगी। करेक्ट। करेक्ट। अच्छा जी, तो अब हमें ये पता है कि लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो क्योंकि लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है, और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि जितनी भी रीपेमेंट्स हैं वो किस शक्ल में है, जितनी भी रीपेमेंट्स हैं वो एनवीटी की शक्ल में, जितनी भी रीपेमेंट्स है ना वो एनवीटी की शक्ल में है। तो लोन की अमाउंट रीपेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती हैं। लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10,000 इज इक्वल्स टू 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 5% पावर माइनस n अपॉन 5%। ये क्यों सर? भाई जो ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी साल हैं उनके जो हजार 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 रुपए है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई, है ना। ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। तो जो ये नंबर 1 पर या नंबर 2 पर या नंबर 3 पर या नंबर 4 पर हजार रुपए हजार रुपए हजार रुपए हजार रुपए हजार रुपए है, उसकी अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। और ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर जितनी भी रीपेमेंट थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है और वो लोन के बराबर होनी चाहिए। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है ये पूरा इक्वेशन कैलकुलेटर पर टाइप करो। ठीक है, और फिर एन आपका आ जाएगा।
हमारा जो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था उसपे एन हमेशा माइनस में आता था ना, सही है। तो एन क्या आ रहा है आप लोगों का, 14.2 आ रहा है। अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप एन की वैल्यू बारी बारी पुट करो, यानी कि राइट साइड पर एन पहले 14.2 डालो, सॉल्व करो राइट साइड को, देखो आंसर 10,000 आता है या नहीं। 10 डालो, सॉल्व करो, देखो आंसर जो है वो 10,000 आता है या नहीं। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। चलिए, इसके बाद 6.24 पर आते हैं। मिस्टर दाऊद, मिस्टर दाऊद borrows 20,000 on condition to repay it with compound interest. एन कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? कैलकुलेटर पर इस पूरी इक्वेशन को हम टाइप करेंगे ना। अच्छा, टाइप करने से पहले आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। देखो ये 10,000 है, ये 1,000 है, 1,000 लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 जो है वो 10 बच जाएगा। 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस एन, नीचे 5% है, 5% उल्टे हाथ पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। 5% उल्टे हाथ पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 10 को 5% से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 5% से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.05 पावर माइनस एन आ जाएगा। माइनस वन उल्टे हाथ पर जाएगा, 0.5 में से माइनस होगा 1, तो माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस 1.05 पावर माइनस एन आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 1.05 एन आ जाएगा। अब आप अपने कैलकुलेटर पे लिखोगे 0.5, अल्फा दबाकर रेड वाला इक्वल्स टू दबाओगे। ठीक है। और वो जो कैलकुलेटर पे पूरी इक्वेशन हम लिखते थे, वो पूरी इक्वेशन आप लिखोगे, और पूरी इक्वेशन लिखकर और एन की जगह आप जो है वो अल्फा दबाकर एक्स लिख लेना रेड कलर वाला पावर में। ठीक है, एक्स ओ एन ओ, कैलकुलेटर को क्या पता हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर शिफ्ट दबाकर सॉल्व वाली की दबाकर और उसका आंसर निकाल लेना, तो आपके एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आगे क्या काम करना है वो यूजिंग कैलकुलेटर वाले लेक्चर में है कि भाई कैलकुलेटर पर इक्वेशन को टाइप कर और आप उसका आंसर कैलकुलेट करते थे। ठीक है। एक और सवाल आया, सर अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे होनी थी वो तो 10,000 से ज्यादा होनी थी, तो सर आपने जो दूसरा मेथड बताया कि एन की जगह डायरेक्ट 1.14 डाल के देखे तो उससे आंसर तो बेटा जो अमाउंट पे हो रही है वो 10,000 से ही ज्यादा पे हो रही है। मैंने आपको कभी भी मना नहीं किया कि 10,000 से ज्यादा पे नहीं हो रही है। देखो मैंने ये कहा कि आप इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर एन की वैल्यू 14.2 डालना, तो उसका जो आंसर आएगा वो उल्टे हाथ वाली वैल्यू के बराबर आएगा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा ही रुपए पे कर रहे हैं। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, रीपेमेंट्स के बराबर नहीं होती है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, रीपेमेंट्स के बराबर नहीं होती है। ये जो 10,000 है ये लोन की अमाउंट है और ये रीपेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है, ये रीपेमेंट्स नहीं है। रीपेमेंट्स तो इसने ज्यादा ही की होंगी, रीपेमेंट्स जो इसने करी होंगी वो तो इसने ज्यादा ही करी होंगी। इसने रीपेमेंट जो करी होंगी उसकी जो वैल्यू होगी उसमें से लोन माइनस करोगे तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। अच्छा चलो अगले सवाल पर चलते हैं। 6.24,
6.24 में लिखा हुआ है 6.24 6.24 में लिखा हुआ है मिस्टर दाऊद बोरोज ₹20,000। मिस्टर दाऊद ने 20,000 रुपए बोरो किए on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installments of ₹2,000 each. The number of years for the debt to be paid off is. मिस्टर दाऊद ने 20,000 बोरो करे, यह नंबर 0 20,000 ये लोन की अमाउंट है, और 5% के रेट पर बोरो करे और ये हर साल के आखिर में 2,000 की किस्त रीपे करेगा। यह नंबर 1 पर 2,000 रुपए, यह नंबर 2 पर 2,000 रुपए, यह नंबर 3 पर 2,000 रुपए, और इस तरह से ये चलता रहेगा 2,000 2,000 2,000 2,000। ठीक है। मिस्टर दाऊद बोरोज ₹20,000 on condition to repay it with interest at 5% per annum in annual installments of ₹2,000 each. The number of years for the debt to be paid off is, यानी कि कितने सालों में इसका जो डेट है, इसका जो उधार है वो रीपे हो जाएगा। तो अगेन लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो हम लिख देंगे 20,000 इज इक्वल्स टू 2,000 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 5% पावर माइनस n डिवाइडेड बाई 5%। ठीक है। अगेन उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, 14.2 ही इसका भी आंसर आ रहा है। सही है। काइंडली कोई बुक के पीछे से चेक कर ले कि 6.23 और 24 का आंसर ए और डी ही है या नहीं। अच्छा, उसके बाद अगला, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एक बंदा 500 रुपए इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर with a bank which pays interest at 10% per annum compound interest। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। एक बंदा हर साल के आखिर में बैंक जाता है और बैंक पे 500 रुपए इन्वेस्ट करता है। A person invests ₹500 at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compound interest. The amount is standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time will be। एक बंदा हर साल के आखिर में बैंक जाता है और बैंक में जाकर 500 रुपए जमा करता है, उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके अकाउंट में कितना पैसा होगा 12वीं बार जब इसने पैसे जमा करे होंगे उसके 1 साल के बाद। अच्छा, अब देखो 6.25 जो है ना, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल बना रहा हूँ, ऊपर वाले सवालात में ये नहीं है। देखो जरा गौर से सुनो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यह नंबर 0, यह नंबर 1, यह नंबर 2, यह नंबर 3, यह नंबर 4 और यह नंबर 5। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बंदा पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के आखिर में बैंक में जाकर 100 रुपए जमा करता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बंदा पहले, दूसरे और तीसरे साल बैंक जाकर बैंक में 100 रुपए जमा करता है, यह नंबर 1 पर 100 रुपए, यह नंबर 2 पर 100 रुपए, यह नंबर 3 पर 100 रुपए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बंदा पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में और तीसरे साल के आखिर में बैंक जाकर बैंक में 100 रुपए जमा करता है और फिर ये पैसे, इसके पास ये वाले पैसे मजीद 1 साल बाद कितने हो जाएंगे। ठीक है, बात जरा समझना। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बंदा बैंक जाता है, पहले साल के आखिर में 100 रुपए जमा करता है, दूसरे साल के आखिर में भी 100 रुपए जमा करता है, तीसरे साल के आखिर में भी 100 रुपए जमा करता है, यानी कि कितनी बार 100 रुपए जमा कर रहा है, कितनी बार 100 रुपए जमा कर रहा है, 3 टाइम्स। फिर मैं आपको ये बोलूं कि इसके 1 साल बाद इसके बैंक में कितना पैसा हो जाएगा। फिर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके 1 साल बाद इसके बैंक में कितना पैसा हो जाएगा। तो अब आप जो है इसको मल्टीपल तरह से वर्कआउट कर सकते हो।
एक तरीका तो ये होगा कि आप बोलोगे कि सर इसका ये नंबर 0 का बैंक बैलेंस 0 होगा, या 0 से ये नंबर 1 के बीच में इसको कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। यह नंबर 1 पर इसने बैंक में कितने पैसे जमा करा है, 100 रुपए। यह नंबर 1 से लेकर यह नंबर 2 के बीच का, यह नंबर 1 से लेकर यह नंबर 2 के बीच का 100 पर 10% यानी कि 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। यह नंबर 2 पर इसने बैंक में मजीद कितने पैसे जमा करवाए, 200 रुपए, 100 रुपए। तो यह नंबर 2 पर इसका बैंक बैलेंस कितना हो गया, 210 रुपए। फिर यह नंबर 2 से यह नंबर 3 के बीच का, यह नंबर 2 से यह नंबर 3 के बीच का 21 रुपए का इंटरेस्ट। यह नंबर 3 पर इसने बैंक में कितने मजीद जमा करवाए, 100 रुपए। अब ये कितने हो गए, 210, 21 और 100, 210, 21 और 100, ये हो गए आपके 331। फिर ये पैसे मजीद एक साल पड़े रहे, तो यह नंबर 3 से यह नंबर 4 के बीच का इंटरेस्ट मिला 33.1 का, और यह नंबर 4 पर इसका जो बैलेंस हो गया ना, वो हो गया 331 प्लस 33.1 यानी कि टोटल 364.1। मैं वापस से इस चीज को रिपीट करता हूँ, मैं वापस से इस चीज को रिपीट करता हूँ। अगर मैं ये कहूं कि भाई एक बंदा पहले, दूसरे और तीसरे साल के आखिर में बैंक जाकर बैंक में 100 रुपए जमा करता है, और चौथे साल के आखिर में यानी कि मजीद एक साल पैसे रहने देता है और फिर बैंक से निकालता है, या बैंक में इसके कितने पैसे हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 0 पर इसके बैंक बैलेंस 0 है, 0 से 1 का इंटरेस्ट 0 है, ये 1 पर इसने 100 रुपए जमा करवाए, 1 से 2 के बीच का इंटरेस्ट उसको 10 रुपए मिला, ये नंबर 2 पर इसको 100 रुपए इसने मजीद जमा करवाए, ये नंबर 2 पर इसका बैलेंस 210 हो गया। ये 2 से ये 3 के बीच का बैलेंस 21 रुपए हुआ, ये नंबर 3 पर इससे 100 रुपए डाले, ये नंबर 3 के एंड में 331 रुपीज हो गए। ये नंबर 3 से 4 के बीच का इंटरेस्ट 10% 33.1 बना, और ये नंबर 4 पर इसके पैसे 364.1 हो गए। क्या ये बात समझ में आती है, पहले बताओ, ये बात क्लियर है ना। अच्छा, ऐसा ही हम यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं कि ये टाइम पीरियड है, फिर एक अमाउंट है, फिर टाइम पीरियड है, फिर एक अमाउंट है, फिर एक टाइम पीरियड है, फिर एक अमाउंट है। तो हम जरा यहाँ पर ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं, सारी अमाउंट्स को ये नंबर 3 पर लेकर आए, हम ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं, यानी कि हम फॉर्मूला लगाएं एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई। सारी वैल्यूज को हम लेकर आ गए ये नंबर 3 पर, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%। ठीक है, इससे हमारे पास सारी वैल्यूज 331 यानी कि ये नंबर 3 के एंड पर आ जाएंगी। फिर ये नंबर 3 और ये नंबर 4 के बीच का 33.1 का हम इंटरेस्ट ऐड करें और टोटल वैल्यूज को 364.1 पर ले जाएं। ऐसा भी हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है, हो क्या रहा है कि आप ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हो क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे साल के आखिर में पैसे जमा करे हैं, और ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला जो है इन सारी वैल्यूज को ये नंबर 3 पर लेकर आ जाता है। ठीक है सर, ईयर 4 का निकाल कर 100 माइनस भी कर सकते हैं, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं ये नंबर 4 पर पहुंचने के। सवाल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में ये कहा कि भाई ये नंबर 1 पर एक बंदे ने 100 रुपए जमा करवाए, 2 पर 100 रुपए जमा करवाए, 3 पर 100 रुपए जमा करवाए, तो जितने भी पैसे 3 पर हो गए उसको मजीद एक साल रहने दिया, मजीद एक साल रहने दिया, तो उसमें मजीद एक साल का इंटरेस्ट बना, और फिर इसके पास कितने पैसे हो गए, तो ऐसे भी 364.1, ऐसे भी 364.1। अब हमारा जो सवाल है इसमें 100 के बजाय 500 जमा कर रहा है, इंटरेस्ट का रेट 10% दिया। अच्छा, लिखा हुआ द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम विल बी। इसका मतलब हमारे सवाल के हिसाब से ऐसा हो रहा है कि यह नंबर 0 है, फिर यह नंबर 1 है, फिर यह नंबर 2 है, फिर यह नंबर 3 है, फिर यह नंबर 4 है, यह नंबर 5 है, यह नंबर 6 है, यह नंबर 7 है, यह नंबर 8 है, यह नंबर 9 है, यह नंबर 10 है, यह नंबर 11 है, यह नंबर 12 है, यह नंबर 13 है, और ये जमा कर रहा है 500, फिर 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 500।
ठीक है, पहले साल के आखिर में 500, दूसरे साल के आखिर में 500, तीसरे साल के आखिर में 500, चौथे साल के आखिर में 500, पांचवें साल के आखिर में 500, छठे साल के आखिर में 500, सातवें साल के आखिर में 500, आठवें साल के आखिर में 500, नवे साल के आखिर में 500, 10वें साल के आखिर में 500, 11वें साल के आखिर में 500, 12वें साल के आखिर में 500। और फिर यहाँ पर जो ये पैसा बनता है इसको ये मजीद एक साल अकाउंट में रहने देता है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इसका बैलेंस कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी एनवीडी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%। इससे क्या होगा कि सारी वैल्यूज ईयर नंबर 12 पर आ जाएंगी। इससे ये होगा कि सारी वैल्यूज ईयर नंबर 12 पर आ जाएंगी। तो ये कितनी बनेगी बताना जरा। ये बन रहा है आपका 10692। हाँ 10692। लेकिन उसने ये कहा था कि मुझे वो वैल्यू बताना द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। यानी कि मुझे वो अमाउंट बताना जो 12वीं बार ये जमा करवाएगा पैसे, उसके मजीद एक साल बाद इसके अकाउंट में हो जाएंगे। तो जब ये पैसे अकाउंट में एक और साल रहेंगे तो यूजिंग एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन, इसको एक और साल का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 10692 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। तो 10692 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 ये आपका आ जाएगा 11761, 11761.2। इतने पैसे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? या तकरीबन 11764 के आसपास राउंडेड ऑफ अमाउंट। क्लियर है भाई? अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि 500 कहाँ से आए। तो भाई 500 तो यहाँ लिखा है ना सवाल में, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एक बंदा 500 रुपए हर साल के आखिर में बैंक में जमा करवाता है जहां से उसको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, इसके अकाउंट में कितना पैसा होगा 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। एक बंदा हर साल के आखिर में 500 रुपए जमा करता है और ये 500 रुपए वो 12 बार जमा करता है। आपको ये बताना है कि इसके अकाउंट में 12 बार पैसे जमा करने के बाद जो है वो कितने पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम 12वें साल के आखिर में पहुंचे और फिर उसको मजीद हम एक साल आगे लेकर गए। बेटा एनवीटी ड्यू से नहीं किया एक्चुअली, वहां पर मैंने करा क्या है कि देखो मेरी बात सुनो, ये 10692 कैसे आया है बताओ। 10692 आया है आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ऐसे आया है। 10692 आपकी 12वें साल के आखिर की अमाउंट है। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि ये अमाउंट मैं मजीद एक साल बैंक में रहने दूंगा। ये जो 12वें साल के आखिर में अमाउंट बनेगी इसको मैं मजीद एक साल बैंक में रहने दूंगा। तो जब वो मजीद एक साल इसको बैंक में रहने देगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर आएगा, ये तो 12वें साल के आखिर में आया है, हमें इस पर मजीद एक साल का इंटरेस्ट लगाना है, हाँ या नहीं। तो हमारा जो 10692 आंसर आया है उसको एक साल आगे लेकर जाने के लिए एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक साल आगे लेकर जाएंगे, यानी कि मजीद उसको 10% आगे लेकर जाएंगे। सही है, तो इफेक्टिवली देखो, ये सुनो जरा गौर से, ये देखो ये जो है ये जो है ये जो है ये क्या चीज है, ये जो मैंने डब्बे में डाल दिया, ये 500 500 500 500 की 12वें साल की अमाउंट है। ये 500 500 500 500 500 की 12वें साल की अमाउंट है। हाँ,
इस आंसर को एक साल आगे लेकर जाना है तो 1+i⁻n से मल्टीप्लाई करूंगा। इस आंसर को 10692 को मजीद एक साल आगे लेकर जाना है तो 1+i⁻n से मल्टीप्लाई करूंगा। अब जरा ये ब्रैकेट हटा दो। तो जिसका ये सवाल था कि सर एनवीटी ड्यू के फॉर्मूले से क्यों किया है, एनवीटी ड्यू के फॉर्मूले से नहीं किया। उस फॉर्मूले का पहला हिस्सा क्या है, ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू, ताकि ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के 500 रुपए ईयर नंबर 12 पर आ जाएं। और फिर मैंने उसको मजीद एक साल आगे लेकर जाना था 13 पर, तो मैंने करी है नॉर्मल वाली कंपाउंडिंग। तो जब दोनों चीजें एक साथ लिखी हुई हैं मैंने आंसर वाली शीट में, तो ऐसा लग रहा है कि एनवीटी ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए, इसके बाद अगला सवाल, शिराज एक्वायर्ड अ न्यू कार वर्थ 850,000 रुपीज। शिराज ने उससे 8.5 लाख रुपए की एक नई गाड़ी खरीदी है थ्रू अ लीजिंग कंपनी, किसी लीजिंग कंपनी से खरीदी है। ही मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 200,000, इसने 2 लाख की डाउन पेमेंट करी है। एंड हैज एग्रीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। बाकी अमाउंट जो है वो 6 महीने वाली किस्तों में पे करेगा। द लीजिंग कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट एट 19% पर एनम ओवर द लीज टर्म। अमाउंट ऑफ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज। चलो जी, शिराज जो है वो एक बंदा है, शिराज ने एक गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी की जो कैश प्राइस है, उस गाड़ी की जो कैश प्राइस है उस गाड़ी की जो कैश प्राइस है वो 8.5 लाख रुपए है। शिराज एक बंदा है, उसने एक गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी की जो कैश प्राइस है वो 8.5 लाख रुपए है। शिराज एक्वायर्ड अ न्यू कार वर्थ 8.5 लाख थ्रू अ लीजिंग कंपनी। शिराज ने एक 8.5 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करी है एक लीजिंग कंपनी से। ही मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 200,000, और उसने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी है। 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी है, यानी कि 8.5 लाख की गाड़ी थी, 8.5 लाख की गाड़ी थी, इसमें से 2 लाख रुपए इसने उसी वक्त डाउन पेमेंट पे कर दी। 2 लाख रुपए उसी वक्त इसने डाउन पेमेंट पे कर दी, उसी वक्त पे कर दिए। जो पैसे उसी वक्त पे हो जाएं उसको हम डाउन पेमेंट कहते थे। अच्छा, कैश प्राइस में से जब डाउन पेमेंट माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसको क्या कहते हैं। कैश प्राइस में से जब हम डाउन पेमेंट माइनस कर दें तो जो अमाउंट बचता है उसको हम क्या कहते हैं। लोन। बिल्कुल, लोन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने 6.5 लाख का लोन लिया होगा और जो ये किस्तों में पे कर रहा है। अच्छा, कितनी किस्तें हैं, 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। 10 6 महीने वाली किस्तें हैं, तो 5 साल में, या नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5। ठीक है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, पांचवी किस्त, छठी किस्त, सातवीं किस्त, आठवीं किस्त, नवीं किस्त, 10वीं किस्त। ठीक है, कैश प्राइस है 8.5 लाख रुपए, डाउन पेमेंट है 2 लाख रुपए, लोन की अमाउंट बच गई 6.5 लाख रुपए। फिर साथ में ये लिखा हुआ है कि भाई ये 6.5 लाख रुपए ये जो है वो 10 किस्तों में पे कर रहा है। 6 महीने पर वो किस्तें होंगी, यानी कि वो 6 महीने पे एक किस्त पे करेगा, फिर साल पे, फिर 1.5 साल पर, फिर 2 साल पर, फिर 2.5 साल पर, फिर 3 साल पर, फिर 3.5 साल पर, फिर इस तरह से वो चलती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 19%। तो हमें ये पता है ना कि लोन की अमाउंट किसके बराबर होती है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लिहाजा 6.5 लाख, लिहाजा 6.5 लाख इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 19% डिवाइडेड बाई 2 पावर -10 डिवाइडेड बाई 19% ओवर 2। ठीक है, अब आर ढूंढ लो, अब आर ढूंढ लो जरा। कितना आएगा, 103,522।
किसी का कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ ले, किसी का कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ ले। हमारा आंसर आ रहा है 103522, यानी कि एक किस्त की अमाउंट जो है वो 103522 होगी। हमारा आंसर 103522 आ रहा है, यानी कि एक किस्त की अमाउंट 103522 होगी। ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो उसने पूछा था अमाउंट ऑफ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। दो चीजें बतानी थी, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी और उसने ये पूछा था कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, दोनों चीजें बताना। तो देखो एक किस्त तो 103522 की है। अच्छा, अब इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे बताई जाए? इंटरेस्ट की अमाउंट बताने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ये देख लो कि यार आप 103522 वाली 103522 वाली 10 किस्तें पे कर रहे हो। आप 103522 वाली 10 किस्तें पे कर रहे हो। आप 103522 वाली 10 किस्तें पे कर रहे हो। ठीक है। आप 103522 वाली 10 किस्तें पे कर रहे हो, यानी कि कुल मिलाकर आपकी जेब से जा क्या रहा है? आपकी जेब से 103522 जा रहा है। और उधार कितना था, लोन कितना था? लोन जो था ना वो 6.5 लाख था। लोन कितना था? लोन जो था वो 6.5 लाख था। ठीक है। 103522 वाली आप 10 किस्तें पे कर रहे हो। 103522 वाली आप 10 किस्तें पे कर रहे हो, यानी कि आप 103522 पे कर रहे हो 6.5 लाख के लोन के लिए। तो 6.5 लाख के लोन के लिए अगर आप ये पैसे पे कर रहे हो तो इसका मतलब 385220 का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, 385220 आ रहा है। अच्छा, शायद मैंने ये किस्त गलत कैलकुलेट करी है क्या? 19% डिवाइडेड बाई 2+1 पावर -10, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.19/2, 6.5 लाख डिवाइडेड बाई आंसर। अच्छा, 1033523 है। सही है, तो बस छोटी सी करेक्शन है, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि भाई आप ये देख लो कि लोन अदा करने के लिए आप कितनी किस्तें पे कर रहे हो। आप 10 किस्तें पे कर रहे हो और एक किस्त 103523 की है, तो आप टोटल 103522 ये अमाउंट पे कर रहे हो। उधार कितना था? उधार 6.5 लाख था। तो 6.5 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये आपका टोटल है। किस चीज का टोटल है ये आपका टोटल है रीपेमेंट्स का। टोटल रीपेमेंट्स, ये आपका टोटल है रीपेमेंट्स का। ये क्या है? ये आपका लोन है। और ये क्या है? ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। तो आप जितना भी अमाउंट रीपेमेंट्स में पे कर रहे हो लोन के ऊपर, वो सारा का सारा इंटरेस्ट होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि मैं ये देखूं कि यार अगर मैं गाड़ी कैश पे खरीद रहा हूँ तो मेरी जेब से क्या जा रहा है? 8.5 लाख। और अगर मैं गाड़ी क्रेडिट पर खरीद रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी क्रेडिट पर खरीद रहा हूँ तो मेरे पास से डाउन पेमेंट जा रहा है और रीपेमेंट जा रही है, यानी कि मेरे पास से 2 लाख जमा 103,523 × 10 ये अमाउंट जा रहा है। यानी कि 103,523 प्लस 2 लाख मेरी जेब से जा रहा है 123,523 123,523। तो मेरी जेब से एक्स्ट्रा पैसे कितने जा रहे हैं? मेरी जेब से एक्स्ट्रा पैसे किस्तों पर गाड़ी लेने की वजह से 385230 जा रहे हैं। 385230 ये एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है मेरी जेब से। और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है वो सारा का सारा इंटरेस्ट है। ठीक है जी। तो ऐसे भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। दोनों तरीकों से आपका आंसर जो है, दोनों तरीकों से आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। डन है।
कोई मसला? ठीक है भाई, तो ये हमने 4 सवाल करे।